रेगुलर करना चाहिए। लास्ट में सोचेंगे कि हम 6.5 महीने का ले आए मार्केट से और पढ़ लें, तो वो नहीं होता है। अगर लास्ट में काम करेगा, जब आपके पास कंसेप्ट होगा तो आप एक ऑप्शन ये कभी नहीं हो सकता काट दिए, दूसरा ऑप्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उस केस में आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप कहीं कुछ पढ़ रखे होंगे उसके। मैं बजट वगैरह पढ़ती हूँ, तो मैं पूरी की पूरी बजट को इस चार्ट पेपर पे सेक्शन वाइज, ठीक है, आप देख सकते हैं प्रॉपर पूरी सेक्शन वाइज में लिख के रखती हूँ कि मुझे पूरी, आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये बजट का मेन जितना क्रक्स है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड, अल्कोहल प्रोहिबिशन रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन, सारे सेक्शंस मैंने डिवाइड करके प्रोविजंस या बजटरी एलोकेशंस है, जो भी चीजें बोली जाती है उसमें ये साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, जो अभ्यर्थी बीपीएससी की तैयारी करते हैं या आने वाले समय में तैयारी करेंगे, उनके लिए मेरे साथ अभी सीडीपीओ में फाइनल हो गया है उजाली राज मैम है। उनसे हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कि किस तरीका से आपका रणनीति होना चाहिए। भी लेती हैं, बहुत ज्यादा अनुभव है, तो आप सुनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको लगे कि मैम से कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उसका मैम जवाब आप लोगों को देंगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैम, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सो मच। मैम, इस बच्चे ये उम्मीद कर रहे थे कि ज्यादा सीट आएगा, क्योंकि सबको एक साथ करके दिया जा रहा है। मैम, अब बच्चे का रणनीति क्या होना चाहिए स्टार्टिंग में? देखिए, सबसे पहली चीज तो 69th विल बी वेरी चैलेंजिंग, है ना, क्योंकि सडनली 68 में पैटर्न का चेंज होना, फिर 69th में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी, हम लोग जब काम करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 महीने अभी बचे हुए हैं, लेकिन 2 महीने में भी पहले मेंस और प्री साथ में नहीं करते थे लोग, अब साथ में कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेंस भी टफ हो रखा है, प्री भी टफ हो रखा है, बट लास्ट का 2 मंथ प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये लास्ट के 2 मंथ में आपको सबसे पहले अपने आप की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, और आपको पूरे के पूरे, मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करती थी कि हमारा जितना भी टॉपिक है, सबसे पहले आप सिलेबस रेडी करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। रैंडमली चीजों को हम नहीं पढ़ सकते। जब हम रैंडमली चीजें पढ़ते हैं ना, तो हम रैंडम हो जाते हैं, रैंडम हो जाते हैं, फिर हम डाइवर्ट हो जाते हैं टॉपिक से। अच्छा, ये पढ़ लिया, ये छोड़ दिया, कहीं से ये छूट गया। जब आपके पास सारी चीजें नोट डाउन होंगी ना, तब आपको पढ़ना आसान होगा कि मैंने क्या टॉपिक कंप्लीट किया, क्या टॉपिक छूट गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एक लिस्ट बनाइए, सिलेबस का लिस्ट बनाइए, जो कि आपको डायरेक्ट अगर नहीं मिलता है तो आप बुक से लिस्ट बना लीजिए। जो भी बुक आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, अदर सब्जेक्ट की हो, बिहार की हो, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये मेन टॉपिक है। अब हमारी जो बुक आती है, जो एडिटोरिया की बुक निकलती है ना, तो प्रैक्टिस सेट में फ्रंट पे एक टेबल बना होता है, उसमें लिखा होता है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप अगर वो चीज देखते हैं, अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे, तो आप इजीली टॉपिक्स को निकाल सकते हैं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर बुक्स में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट तैयार कीजिए। फिर ये 2 महीने को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 मंथ एंड 1 मंथ। ये 1 मंथ में सबसे पहले आप जो चीजें आपको पढ़नी है, फटाफट उसको पढ़ के खत्म कीजिए। सेट लगाइए, वीक में 1 से 2 सेट लगाइए, उस सेट का रिवीजन एट ए टाइम करके खत्म करिए विद इन 1 to 2 डेज। ठीक है, पेंडिंग वर्क्स रह जाते हैं, खत्म नहीं होते, तो तुरंत उसको रिवाइज करिए विद इन 2 डेज, ताकि आपका बैकलॉग ना बने। इसको अवॉइड कीजिए। और इधर जो पढ़ने वाला टॉपिक है, उसको सबसे पहले विद इन 1 मंथ, चाहे वो करेंट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो बिहार हो, वो इको जियो हो, यो मिसलेनियस हो, ये सारे मेजर सेक्शंस मैंने आपको नाम बता दिए। तो ये सारे सेक्शन के आपके सेपरेट सारे पढ़ के खत्म हो जाने चाहिए 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ में। 2 मंथ बिल्कुल नहीं जाना है। जब आप 1 मंथ में पढ़ लेंगे, अब अगला 1 महीना बचा, इस अगले 1 महीने को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये 3 पार्ट में जब आप डिवाइड करेंगे, तो आपको 15 डेज पहला पार्ट, 10 डेज दूसरा पार्ट, और 5 डेज तीसरा पार्ट। ठीक है, तो अब 15 डेज में आपने जो चीजें पढ़ ली है, गो थ्रू एवरीथिंग अगेन विद इन 15 डेज। टाइम दीजिए, अगर क्रैक करना है तो टाइम देना पड़ेगा। तो क्रैक करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। आपकी एबिलिटी, हर इंसान की एफिशिएंसी अलग होती है। कोई 2 घंटे में वही आप कितना समय में मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मेरी नंबर्स मुझे जल्दी याद होते हैं, तो मैं लिख लिख के पढ़ती हूँ, क्योंकि लिख के पढ़ने से क्या होता है ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रहती है। तो लिख करके पढ़िए, बहुत बेनिफिट होता है।
इसका मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि जब मैं बजट वगैरह पढ़ती हूँ तो मैं पूरी की पूरी बजट को इस चार्ट पेपर पे सेक्शन वाइज, ठीक है, आप देख सकते हैं, प्रॉपर पूरी सेक्शन वाइज में लिख के रखती हूँ कि मुझे पूरी, आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये बजट का मेन जितना क्रक्स है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड, अल्कोहल प्रोहिबिशन रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन, सारे सेक्शंस मैंने डिवाइड करके प्रोविजंस या बजटरी एलोकेशंस है, जो भी चीजें बोली जाती है उसमें, ये सबको एक जगह बनाइए, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप लिखते हैं ना, आपकी खुद की लिखी हुई चीज और आपकी दूसरे की लिखी हुई चीज, ये कहीं ना कहीं आप खुद की लिखी हुई चीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी, थोड़ा सा मैम को रोकेंगे, जो अभ्यर्थी बोल रहे थे कि जॉब करते हुए कैसे करेंगे, तो आपको अंत तक सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं या कहीं पे पढ़ाते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास जब मैं आया तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे थे, क्योंकि आप क्लास भी लेती हैं और विद्यार्थी आपको जानते हैं, तो उनका कमेंट था कि यदि करेंट को लेकर तैयारी करें, क्योंकि एक बीपीएससी में या यूपीएससी को भी इवन ले लें, तो कोई भी बीसीएस एग्जाम हो या यूपीएससी हो, वहां पे करंट मेजर रोल करते हैं। तो करंट के लिए अभ्यर्थी क्या करें ताकि मैक्सिमम प्रश्न को हल कर सके? देखिए, करंट के लिए मेरा पर्सनली मैं अगर बोलूं तो हमारा एक ग्रुप होता है। सबसे पहले आप करंट अकेले मत पढ़िए, अकेले नहीं, अकेले मत पढ़िए आप दो, और ये ऐसा भी नहीं है कि आप 10 लोगों का ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा लोग होंगे कन्फ्लिक्ट्स होंगे। छोटा सा ग्रुप बनाइए और हर दिन टारगेट लीजिए कि आज हमको ये टॉपिक करना है, आज हमें ये टॉपिक करना है, और टॉपिक्स के बाद टॉपिक्स की डिस्कशन जरूर कीजिए, ठीक है, किसी भी टाइम में, वट एवर द सुटेबल टाइम। हम लोग 11 बजे रात को करते थे सारे के सारे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जब वो चीजें डिस्कस हो जाएंगी तो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और वो रिवीजन भी हो जाएगा, उसका रिवीजन भी हो गया, दोनों काम एक साथ हो गया। तो करंट के लिए हम लोग 2-3 चीजें रेगुलरली फॉलो करते थे। एक हमारा बेस्ट, हमारे लिए हमारा बेस्ट होता है, ठीक है, वेदर अपना है इसलिए अपना है नहीं कहीं ना कहीं प्रवीण सर का इतना ज्यादा सपोर्ट रहा है, और प्लस ऐसा नहीं है कि बस अपना है तो बेस्ट है, आप किसी से भी मिला लीजिए, तो जो कंटेंट बना के दे रहे हैं, हमारी टीम जो भी काम करती है, ड्यूटेरिया की टीम है, तो वो बहुत मेहनत करके काम करती है, उसमें हर जगह के क्रक्स मिलते हैं आपको, 3-4 पेपर है, मैगजीन्स है, सबके मिलेंगे। तो आपको वन लाइनर एडिटोरिया का तो पूरे एनुअल मिल गया, बिहार भी मिल गया, ये वन लाइनर आपको वहां से कवर हो जाता है, वन लाइनर कवर हो जाता है। आपको 2 रखना है, एक वन लाइनर रखना है और एक सब्जेक्टिव रखना है। तो वन लाइनर आपका कवर हो गया, आप सब्जेक्टिव के लिए आप जाइए सीधे मैगजीन्स पे। तो हम पीडी और क्रॉनिकल, ठीक है, पीडी और क्रॉनिकल मंथली कवर कीजिए, रेगुलर करना चाहिए। लास्ट में सोचेंगे कि हम 6.5 महीने का ले आए मार्केट से और पढ़ लें, तो वो नहीं होता है। अगर लास्ट में आप नहीं पढ़ पाए हैं तो उस टाइम के लिए आप मंथन प्रिफर करती हूँ मैं, मंथन के काफी अच्छे कंटेंट होते हैं। फिर मार्केट में स्पीडी भी आता है, स्पीडी के भी अच्छे कंटेंट होते हैं, वो भी वन लाइनर में ही होता है। तो वी कैन प्रिफर ऑल दीज थिंग्स। तो इससे क्या होता है आपका, क्योंकि अब जो करंट के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं ना, वहां भी कहीं ना कहीं डेप्थ में जा रहे हैं, हाँ, बीपीएससी डेप्थ में जा रही है, तो वन लाइनर से पूरी तरह काम तो चलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डेप्थ चाहिए तो आपको मैगजीन और सब्जेक्टिव करंट वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक बैलेंस बनाइए, जैसे मैं मेंस में बोलती हूँ ना बैलेंस बनाओ, मैं प्री में भी बोलती हूँ बैलेंस बना के चलिए, कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, आपके फैक्ट्स भी क्लियर हो। फैक्ट्स बहुत लोगों को होता है, फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं। अगर आपको फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं तो आप प्लीज उसको लिखिए, बार बार लिखिए, अपने रूम में लिखते लिखते पूरी दीवार भर दीजिए, पर लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतनी ज्यादा बेनिफिट होगी आपको। हिस्ट्री की बात करें, चूंकि हिस्ट्री भी निर्णायक भूमिका में रहता है, यदि हिस्ट्री अच्छा है तो आप रिजल्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हिस्ट्री को लेकर आपका क्या रणनीति था, आप कैसे तैयारी की, बुक वगैरह सब कुछ थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो हिस्ट्री, जब मैं इस फील्ड में आई थी, ऑनेस्टली मेरे नेगेटिव मार्क्स आते थे, नेगेटिव आते थे, ठीक है। मैं एसएससी से मैंने शुरू किया था, एक बार ही बस एसएससी अपीयर हुई थी, 18 सितंबर 2018। मुझे डेट याद है बिकॉज देयर इज सम इंसिडेंट, तो ठीक है। तो 18 सितंबर 2018 को जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास क्या था, मेरे पास डायरेक्शन नहीं था। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आपको गाइड करे, और वो गाइडेंस के लिए मुझे लालजी सर मिले, ठीक है। अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन उन्होंने पहला बहुत बेहतरीन तरीके से वो धीरे धीरे करके ऐसी बुक्स बताने लगे। उन्होंने बोला क्लासेस कम करो,
क्लासेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आप वो चीज़ें सीखते हैं जो आपको सिखाई जा रही है, आप वो नहीं सीखते हैं जो आपके आसपास सारी चीज़ें अगर आप बुक पढ़ेंगे खुद से तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ही गाइडेड मी वेरी वेल, आज मैं हूँ तो उनकी वजह से हूँ, बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो हिस्ट्री में उन्होंने शुरुआत हमारी लूसेंट से कराई, लेकिन लूसेंट इज नॉट सफिशिएंट। तो बेसिक अगर एक बार आप लूसेंट पढ़ते हैं उसके बाद अगर आप बुक्स उठाते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है। उसके बाद फिर एसके पांडे पढ़िए, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम इज वेरी स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ पढ़ना है, टाइम है, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत बेहतरीन बुक है। एनसीईआरटी में बहुत वेल कंसेप्ट बिल्डिंग होता है, तो आप एनसीईआरटी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। एसके पांडे हम लोग, क्योंकि हम मेरा थोड़ा सा रहता था फैक्ट्स 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 मैं करती थी, तो मैं एक्स के पांडे भी मैंने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है, बिपिन चंद्रा भी पढ़ा है, और बाकी मेंस के लिए तो अदर काफी सारे बुक्स पढ़े हैं। अभी जो अभ्यर्थी हैं बिहार स्पेशल को लेकर वो सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लें या सब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, इसको लेकर आप क्या बताइए? देखिए, कभी भी अगर हम स्टैटिक पोर्शन ऑफ जीके में जाते हैं तो ये आपकी कैपेसिटी होती है कि आप कितना याद कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आप वन लाइनर याद रख सकते हैं तो आप स्टैटिक से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए। लेकिन अगर आपकी जो भी एकेडमिक्स ऐसे रहे हैं जहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड आपने पढ़ाई की है, हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, हमें रट्टा मारना होता ही नहीं था, ठीक है, तो हमें कंसेप्ट चाहिए था। तो हम लोग चाहे बिहार हो चाहे नेशनल लेवल की चीज़ें हों, ठीक है, दोनों में हमारा स्ट्रैटेजी ये होता था, पहले एक बार कंसेप्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, स्टोरी पता होती है, आसपास की चीजें पता होती है, हम कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत बार एग्जाम में आपको कुछ नहीं आते हुए भी आप आंसर सही लगा के आएंगे, क्यों? तब आपका एलिमिनेशन काम करेगा। जब आपके पास कंसेप्ट होगा तो आप एक ऑप्शन, ये कभी नहीं हो सकता, काट दिए, दूसरा ऑप्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप कहीं कुछ पढ़ रखे होंगे उसके कंसेप्ट से रिलेटेड ना, तो आप आंसर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बिहार को इजी मत लीजिए, आप बिहार में काम करने आ रहे हैं, आपको बिहार जानना मजबूरी नहीं है, आपका जरूरी है, जरूरत है, क्योंकि आप जब बिहार को जानेंगे ही नहीं तो आप बिहार में काम कैसे करेंगे? मैम, ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें जो भी अभ्यर्थी आते हैं, चूंकि आप भी 18 से तैयारी कर रही हैं, इस बार फाइनल हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो 2-3 साल बाद, 1-2 साल बाद हतोत्साहित हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब नहीं होगा, मेरे ऊपर थोप दिया गया है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं, या उनको लगता है कि मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया, समय भी गया, अब मैं दूसरा काम कर लेता, या कभी कभी ये भी होता है कि क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, तो ये एक और मतलब हतोत्साहित करने वाला पहल होता है, समय होता है। उस समय आप अपने आप को कैसे मजबूती से खड़ा कर दी? मैं पर्सनली अगर इस चीज को बोलूं तो जब मेरा 66 नहीं हुआ था, मैं 9 मार्क्स से मेरा नहीं हो पाया था फाइनल, तो मैं खुद 1 मंथ ऐसे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे रहता था। इतने टाइम से मैंने 2 साल अपना जॉब छोड़ा, मैं पढ़ाती हूँ रेगुलर, तो मैंने उसको छोड़ा था, पूरी प्रिपरेशन की थी 64th 5th, उसके बाद 6th में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन नहीं हुआ रिजल्ट, तो इतना ज्यादा मैं डाउन हो गई थी। लेकिन आपके लाइफ में कभी भी आप जब कोई चीज सीख लेते हैं ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, और फिर अल्टीमेटली प्रवीण सर का जो रहा है मेरे लाइफ में, वो मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं कभी कर्ज चुका सकती हूँ। तो लालजी सर एंड प्रवीण सर, ये दोनों मिलकर के इतना ज्यादा प्रोत्साहित करते रहे, फिर काम में लाना, मैंने बहुत सीखा है ये काम करते समय। मैं कंटेंट राइटर हूँ, अभी स्पेसिफिकली कंटेंट राइटर हूँ एडुटेरिया में। तो कंटेंट राइटिंग के समय मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है कि मुझे लगा कि अगर ये सीखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो कहीं ना कहीं वो पढ़ के ही आई हूँ ना, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ या हो जाता। तो कभी भी आप अगर पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट मत होइए, ये बहुत नेचुरल सा चीज है जो आएगा, लेकिन उसको हावी मत होने दीजिए। बहुत दीजिए, 10 दिन दीजिए, 5 दिन दीजिए, 15 दिन दीजिए, ओवरकम करिए। आप ओवरकम करिएगा तभी जाके आपका रिजल्ट। मैम, उस टाइम आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आप हतोत्साहित भी हुई, क्या कारण था? कहीं वो लगा होगा कि इस चूक के कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको आप बता सकते हैं? वो मेरे लिए मेरा रीजन ऑप्शनल था। मुझे ऑप्शनल में मार्क्स, मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रखा था 66 में, तो मुझे मार्क्स नहीं मिले, सिर्फ 120 मार्क्स मिले। और जीएस में मुझे 160s में मार्क्स थे, जीएस पेपर 2 में 140 50s में मार्क्स थे, इंटरव्यू में 85 मार्क्स था।
लेकिन फिर भी मुझे ऑप्शनल में मार्क्स नहीं मिले तो उसका रिजल्ट मेरा नहीं हुआ। तो इससे आपको कहीं भी ये नहीं समझना है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है। देयर इज सम लक फैक्टर ऑल्सो इन दिस फील्ड। तो वो कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में काम करते रहता है। तो आप उसको भी ध्यान रखिए और मेहनत रोकिए मत। बस इतना है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे ना, आप कभी नहीं झुकेंगे। साइंस आजकल देखा जा रहा है, साइंस में बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं और एग्जाम में खासकर पहले बीपीएससी क्या था, कोई लुसेंट पढ़ ले या स्पीडी साइंस पढ़ ले या कोई रुक्मिणी साइंस पढ़ ले या कोई पढ़ के जाकर वहां से रिजल्ट ले लेते थे। लेकिन अब साइंस में बहुत डेप्थ में जाकर पूछा जा रहा है और जब से सुधार हो रहे हैं लग रहा है, तो साइंस के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, आपका क्या रणनीति? साइंस में देखिए दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप आराम से बिना कुछ सोचे एनसीईआरटी प्रेफर करिए। बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि आपको टीचर्स वाले जो लोग हैं उनको कल को एनसीईआरटी पढ़ाना भी है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और जो बीपीएससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, क्योंकि कंसेप्ट बनाएगा। जैसे आप पीएच वाले क्वेश्चंस एग्जाम में अब जो पूछे जाते हैं, पीएच लेवल क्या है, लॉग है ना, तो जब पावर ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाता है, आपके पास कंसेप्ट ही नहीं होगा तो आप कितना रट करके आंसर देंगे। तो साइंस में कंसेप्ट के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत क्राउन में भी ठीक ठाक, हम लोग क्राउन से भी पढ़े हैं तो क्राउन में भी ठीक ठाक, फिर घटना चक्र से आप क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन बना लीजिए, क्योंकि वहां पे भी काफी अच्छे कंसेप्ट दिए गए। जो डिस्क्रिप्शन होता है ना क्वेश्चन का, वो काफी अच्छा होता है, तो वहां से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो मिसलेनियस क्वेश्चन आप रेगुलर रिवीजन में रखिए। उसके लिए आप रेलवे वाला साइंस का भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, आप एसएससी वाली भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत डाइवर्सिटी मत रखिए, कंसाइज रखिए, कंप्रेस्ड रखिए टॉपिक्स को, मटेरियल को, ताकि लास्ट टाइम में आपके अंदर वो हैवॉक सिचुएशन ना आए कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये छूट गया, वो छूट गया, वो मत कीजिए। ठीक है मैम, जो ज्योग्राफी होता है, जो अभ्यर्थी को समझ में आ जाता है उसमें बहुत अच्छा लगता है, आराम से पढ़ते हैं। लेकिन वैसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको पठार समझ में नहीं, या कोई भी उसमें समझ में नहीं आता है, बहुत दिक्कत करता है। उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि रुचि जगे और अच्छा से विद्यार्थी अध्ययन करे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मेरी खुद की ज्योग्राफी वीक है। तो मैंने अभी तक, मुझे पूरी ज्योग्राफी मैंने पूरी नहीं पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है, नहीं, ऑनेस्टली मैं जो है रियलिटी वो बता रही हूँ। लेकिन मैं जो एग्जाम में टैकल करने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि ज्योग्राफी की वह क्वेश्चन मैं कभी गलत नहीं होने देती हूँ जो न्यूज में है, जो जनरल है, जो न्यूज में जो जनरल है। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ रहा है अभी मणिपुर न्यूज में है, तो क्यों ना मैं मणिपुर की वैसी सारी चीजें देख लूं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टैटिक में आते हैं, वहां पे क्या क्या है मणिपुर में, प्लस उनके नेबर्स कौन कौन है, कौन से इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती है। तो आप ऐसे उठाइए। रशिया यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, तो उस समय मेरा क्या होता था कि रशिया यूक्रेन के आसपास जितने सी हैं, रशिया और यूक्रेन के जो नेबर्स हैं, उनके कैपिटल्स हो गए, उनकी करेंसीज हो गई, तो ये आप अगर ज्योग्राफी से रिलेट करके रिलेटेड चीजें निकालेंगे ना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जिनको ज्योग्राफी डेप्थ में नहीं पढ़ने आता है। ठीक है, और अगर आपके पास अवेलेबल है, आप 2-3 वीडियो चैनल्स देखिए। इतना भी टफ नहीं है। अगर हम कोई सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहें, कोई सब्जेक्ट एक ह्यूमन माइंड से टफ नहीं हो सकता, बिकॉज ह्यूमन माइंड ने ही उसको बनाया है। तो आप कभी भी समझ सकते हैं, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए समझने की। जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, रेगुलर रिवीजन करिए, और उसके बाद जो रिवीजन करते हैं, कोशिश कीजिए कि हर सेट में आप इम्प्रूव करें। ये नहीं कि आप मतलब आपका डिमोशन हो रहा है, आप मार्क्स एक बार 110 ला रहे हैं तो अगली बार आप 95 में। अगर कभी आप 95 में आ भी जाते हैं तो अपने आप को एकदम डाउन फील मत करिए। कभी कभी सेट भी वैसा होता है जिसमें जानबूझ करके क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए तो नहीं है, वो सबके लिए है। एग्जाम भी कभी कभी ऐसे कंडक्ट होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके बाद आप हतोत्साहित मत होइए। आप उसमें से देखिए कि क्या क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे जो आपने गलती कर दी है, बस वो चीज फोकस रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। रिवीजन मत छोड़िए, टॉपिक्स को कंसाइज रखिए। बहुत पीटी का तैयारी एक साथ करना चाहिए या पहले पीटी का तैयारी कर लें तब मेंस का तैयारी करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेंस और पीटी हमेशा साथ में करिए।
लेकिन जब एग्जाम टाइम आ जाए, जैसे अभी 2 महीने 1.5 महीने अगर बच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पीटी पे ज्यादा फोकस करिए और लास्ट के 1 मंथ प्योर पीटी पे दीजिए। लेकिन मेंस के साथ तैयारी करने के लिए इसलिए बोले क्योंकि जब हम मेंस के साथ तैयारी करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं ना, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेंस और प्री, और ऐसे भी अब आपके पास टाइम समय नहीं ही होता है कि प्री के बाद आप मेंस की 3 महीने में इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, तो आपको साथ लेके चलना ही चाहिए। आप जब तक खुद में डाइवर्सिटी नहीं लाएंगे, आप पेपर की डाइवर्सिटी को टैकल नहीं कर सकते। मैम समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।